बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली क्लास 11 के बच्चों के लिए। और आज हम देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, इसके बारे में। आपकी बुक से मैंने 2 मार्क्स के मोस्ट 15 क्वेश्चन आंसर्स आपके निकाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं और जो आपके सैंपल पेपर्स हैं उसमें भी पूछे जा चुके हैं। तो टोटल मिला के 15 इंपॉर्टेंट निकले हैं आपके 2 मार्क्स के। ऐसे ही आपके 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के भी जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। ये एपिसोड नंबर 1 है जो कि आपका टर्म टू एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई कर रखी है, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए एक तरह से कह लीजिए ये काफी अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपका चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। स्पेशल ओलंपिक भारत, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके उद्देश्य क्या है। तो देखो भाई, स्पेशल ओलंपिक भारत जो है, इसका सबसे पहले नाम था स्पेशल ओलंपिक इंडिया, जो कि कब 1987 में। इसका जब नाम बदला गया था 2001 में, तब इसका नाम पड़ा था विशेष ओलंपिक भारत। और ये है क्या, ये भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय खेल संघ यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स क्लब है। ठीक है, और ये बौद्धिक रूप से दुर्बलता यानी कि ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो वयस्क हैं, उनके लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य देख लें तो उद्देश्य क्या होगा, किसी भी एक जो पर्टिकुलर खेल संघ होता है उसके उद्देश्य क्या होगा। सबसे पहले तो समग्र विकास करें ऐसे बच्चों का और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। एक ऐसा रॉयल मॉडल बनाया जाए जो इन बच्चों को प्रेरित कर सके, साथ ही साथ जो फिजिकल टीचर्स है उनको प्रशिक्षित कर सके, और ओलंपिक जो आंदोलन होते हैं उनके मूल्यों को, मानकों को, समारोह को, घटनाओं को प्रदर्शित कर सके, जिससे बच्चे जो प्रभावित हो। तो ये हो गया स्पेशल भारत और इसके जो उद्देश्य है उसके बारे में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड भी आपका 2 मार्क्स है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पैराग्लाइडिंग किसे कहते हैं। पैराग्लाइडिंग यानी कि आपने जो हवा में देखते हो, आपने हवा में देखा होगा जो जो उड़ते रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए पैराग्लाइडिंग क्या है, ये एक मनोरंजक और प्रतिस्पर्धक साहसिक खेलों में से एक है। इसमें क्या होता है, हल्के पैर लाफ्ट ग्लाइडर विमानों के द्वारा की जाती है, यानी कि जो पैराग्लाइडिंग है ये विमान के द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है, एक जो पायलट होता है वो विंग के नीचे लगे हॉर्नेस में बैठता है और दूसरे व्यक्ति को हॉर्नेस से खुद से बांध देता है। विंग को लाइनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पंखे के सामने आने पर हवा का दबाव बाहर बहने वाली गति युक्त हवा की ओर हो जाता है, जिसमें व्यक्ति हवा में खींचा जाता है, और इसे ही पैराग्लाइडिंग कह देते हैं। यानी कि पैराग्लाइडिंग का मतलब क्या हो गया कि देखिए एक विमान है, उस विमान में जो पायलट है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, हॉर्नेस के नीचे, और दूसरा व्यक्ति जो पैराग्लाइडिंग कर रहा है वो उससे खुद को बांध देता है। और जैसे जैसे विमान जो वो आगे बढ़ता जाएगा, विंग जो है, विंग उसको लाइन के द्वारा उसको नियंत्रित करता है, और जैसे ही वो बंदा जो है वो मतलब जो पैराग्लाइडिंग कर रहा है वो पंखे के सामने आता है, तो उस पे हवा का दबाव जो है वो बाहर बहने वाली गतियुक्त हवा की ओर हो जाता है, जिससे व्यक्ति हवा में खिंच जाता है। यानी कि वो जो बंदा है वो हवा में एक तरह से कह सकते हैं विमान की सहायता से उड़ने लगता है। तो इसी को कहते हैं हम पैराग्लाइडिंग। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में देखिए आपके 2 प्रश्न हैं। ठीक है, एक तो ये है कि रॉक क्लाइंबिंग क्या है और एक ये है कैंपिंग क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रॉक क्लाइंबिंग क्या होती है। तो देखो, सर्वाधिक खतरनाक खेल क्रियाकलापों या गतिविधियों में से एक है। रॉक क्लाइंबिंग क्या है, बहुत ही खतरनाक गतिविधियों में से एक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें अत्यधिक मानसिक नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर के अंदर फुर्ती होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, और समन्वयात्मक जो योग्यताएं हैं, ये सभी योग्यताएं अगर होंगी तभी हम रॉक क्लाइंबिंग जो एक्टिविटी है उसे कर पाएंगे। वास्तव में ये एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें प्रतिभागी जो है वो प्राकृतिक चट्टानों, यानी कि ऐसी चट्टानें जो प्राकृतिक है और ऐसी चट्टानें जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, उन पे चढ़ा करते हैं। ठीक है, इस खेल की कठिनाई का स्तर चट्टान के झुकाव पर निर्भर करता है। अगर चट्टान का झुकाव एकदम सीधा है तो बहुत ही कठिनाई है, अगर चट्टान का झुकाव थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, हाँ, तो ये उसके लिए आसान होगा चढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें चढ़ाई जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एड क्लाइंबिंग होती है, प्री क्लाइंबिंग होती है, ट्रेड होती है, पारंपरिक क्लाइंबिंग होती है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग होती है, और टॉप रॉप क्लाइंबिंग होती है। यानी कि क्लाइंबिंग जो है वो कई प्रकार की होती है। तो क्लाइंबिंग क्या है, बहुत खतरनाक खेल है जिसमें हमें बहुत सारी जो योग्यताएं हैं उनकी जरूरत पड़ती है। ये प्राकृतिक और कृत्रिम चट्टानों पे की जाती है। इसकी कठिनाई का जो स्तर है वो इस पर निर्भर करता है कि चट्टान सीधी है या टेढ़ी है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा क्या है हमारा, कैंपिंग क्या होती है। तो देखो भाई, कैंपिंग को कैसे हम डिफाइन करेंगे।
कैंपिंग जो है वो एक प्रकार का मनोरंजन आउटडोर क्रियाकलाप, यानी कि जब आप अपने घर से बाहर कोई क्रियाकलाप करते हैं तो उसे कैंपिंग कह देते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने नियमित जो निवास स्थान है जहाँ पे वो रहता है उसको छोड़कर प्रकृति का आनंद उठाने के लिए कुछ रातें जो है वो खुले कैंप अथवा स्तर पर जो स्थल है वहां पे बिताता है। ये एक सुनियोजित यानी कि पहले से आयोजित होता है, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्य सहभागी जिसे हम कैंपस कहते हैं उनके साथ कई सारे क्रियाकलाप जैसे कि हाइकिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, पर्वतारोहण यानी कि रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग हो गया, डोंगे चलाना, ऐसी गतिविधियों का आनंद लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलकर आउटडोर जो क्रियाकलाप है वो करते हैं। अब कैंपिंग जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि स्काउट कैंप हो गए, एनसीसी कैंप हो गए, एनएसएस कैंप हो गए, ठीक है, खेल कैंप हो गए, साहसी कैंप हो गए और सामाजिक कैंप हो गए। तो कैंप जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो समझ में आ गया आप सभी को आखिर क्या क्या होता है ये, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या है और जो हाँ कैंपिंग क्या है, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए बेसिकली ये है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स में इसलिए गए क्योंकि 3 मार्क्स में भी आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो खेल मनोविज्ञान के महत्व के स्पष्ट कीजिए, या कि खेल मनोविज्ञान जो है इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला भैया महत्व देखिए इसका है प्रदर्शन में सुधार। कैसे प्रदर्शन में सुधार, देखिए बेसिकली आपने अगर डोपिंग के बारे में सुना हो तो डोपिंग को आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रदर्शन में सुधार कैसे होता है कि खेल मनोविज्ञान एथलीट एवं खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आत्मविश्वास में सुधार करने में सहायता करता है। यानी कि जो खेल मनोविज्ञान है वो एथलीट या फिर आप कह सकते हैं खिलाड़ी, इन्हें एक जैसे कह सकते हैं कि आत्मविश्वास देता है कि वो अपना खेल जो है जो प्रदर्शन है उसको अच्छा सुधारे। कैसे सुधारे, जब व्यक्ति को खेल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से उनके व्यवहार में परिवर्तन कर उनके प्रदर्शन में और व्यक्तिगत भाव में हम सुधार कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ बनाना है, अपने आप में आत्मविश्वास लाना है, तो उसे खेल मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक तरीके होते हैं, ठीक है, खेल मनोविज्ञान का ज्ञान और जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनसे अवगत कराना होगा, जिससे उसका प्रदर्शन भी बढ़ेगा और व्यक्तित्व में सुधार भी आएगा। दूसरा पॉइंट है प्रेरणा और प्रतिक्रिया। हम जो है वो एथलीट को उचित प्रेरणा दे सकते हैं और प्रतिक्रिया जो है बहुत उचित प्रतिक्रिया और उचित प्रेरणा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाती है। यह खिलाड़ियों को परामर्श देती है कि वह प्रदर्शन में सुधार किस प्रकार से ला सकते हैं, और यह जो है वो खेल मनोविज्ञान के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो समझ में आ गया आप सभी को दूसरा। और तीसरा है अच्छे खिलाड़ियों का चयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि खेल मनोविज्ञान के जो प्रशिक्षक होते हैं यानी कि जो फिजिकल टीचर्स होते हैं, ठीक है, अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में मदद करता है। कैसे, उन्हें इस ज्ञान के द्वारा उन्हें खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। उनके साथ वे अच्छे तरीके से मतलब इसी के साथ जो है जो मनोविज्ञान है इसके ज्ञान को प्राप्त करके वो उनका अच्छे से प्रशिक्षण भी कर सकते हैं। तो खेल मनोविज्ञान के महत्व क्या हो जाएंगे, प्रदर्शन में सुधार, प्रेरणा और प्रतिक्रिया, अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक। समझ गए आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया बच्चों डोपिंग क्या होता है, ठीक है, डोपिंग क्या है। तो इसमें देखिए डोपिंग जो है वो हम समझेंगे आखिर होती क्या है। तो डोपिंग शब्द जो है जैसे आप कह लीजिए वो शब्द है जो खेल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे, जब एथलीट अपने खेल प्रदर्शन को गलत तरीके से सुधारने के लिए निषिद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं तब हम इसे सामान्य तरीके से डोपिंग कह देते हैं। तो डोपिंग क्या हो गई, जब कोई भी एथलीट जो कोई भी खिलाड़ी है वो किसी गलत तरीके से दवाई से या किसी भी एंटीसेप्टिक से किसी भी एनर्जी बूस्टर से जो अपना खेल है उसको और अच्छा बनाते हैं, निषिद्ध पदार्थ जो है उनका उपयोग करने से, तो उसे डोपिंग कहते हैं। खेल में किसी व्यक्ति के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदर्शन बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, जो तरीके हैं, वो वास्तव में कुछ खेल व्यक्ति प्रदर्शन बढ़ाने के लिए अवैध पदार्थ लेते हैं। इसी गतिविधियों को डोपिंग के रूप में जाना जाता है। यानी कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उसके प्रतिद्वंदी हो या फिर वो स्वयं हो, अगर वो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए जो निषिद्ध पदार्थ है उनका सेवन करते हैं तो इसी को हम डोपिंग कह देते हैं। खेलों में जो प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाले दवाई हैं इनका इस्तेमाल आमतौर पर डोपिंग कहलाता है। तो डोपिंग की बहुत सारी अवधारणाएं होंगी, लेकिन सिंपल सी अवधारणा आप क्या रखेंगे, चाहे कोई भी प्रतिद्वंदी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने खेल प्रदर्शन को और अच्छा बढ़ाने के लिए जो निश्चित पदार्थ होते हैं यदि उनका उपयोग करता है जो कि गलत है तो इसी को हम कह देते हैं डोपिंग, ठीक है।
अधिकांश जो राष्ट्रीय खेल संगठन यानी कि नेशनल जो स्पोर्ट्स क्लब है वो ये कहते हैं, उनके अधिकारी जो वो ये कहते हैं कि प्रदर्शन में ऐसी जो निषिद्ध पदार्थ है, जो दवाएं हैं, उनका सेवन करना खेल भावना के खिलाफ होता है। ठीक है, तो ये होगी डोपिंग की अवधारणा सिंपल भाषा। समझ गए आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है अभी हमारा। 6 में हमसे पूछा गया है डेफलिम्पिक की शुरुआत तथा उद्देश्य। ठीक है, डेफलिम्पिक क्या है और इसकी शुरुआत। तो देखो भाई, डेफलिम्पिक जो है इसका प्रारंभ हुआ था 1924 में, और कहां से? पेरिस में। डेफलिम्पिक बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाने वाले विश्व में सबसे बड़ा आयोजन खेल है, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो बधिर खिलाड़ी होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक आयोजन होता है। इनका आयोजन बधिरों जो है, यानी कि ऐसे खिलाड़ी जो बधिर हैं, उनके खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय कमेटी के द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। इनके उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या होंगे? खेलों के माध्यम से समानता को सुनिश्चित किया जाए। डेफलिम्पिक्स जो सफलतापूर्वक आयोजन है इसकी निगरानी में होते हैं। खेल के जो अवसर हैं और जो प्रतियोगिताओं में जो विकास किया जाना है उसमें ये योगदान देते हैं। शैक्षिक, सांस्कृतिक अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधियां जो है उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। ड्रग मुक्त खेल के वातावरण को पूरी तरह से लागू करते हैं। भेदभाव के बिना बाहर एथलीट हो, यानी कि भेदभाव के बिना जो एथलीट होते हैं उनको खेल के लिए प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा आप सभी को डेफलिम्पिक्स क्या है और इसकी शुरुआत कर लीजिए या फिर उद्देश्य कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है इजीली आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 में देखिए हमसे पूछा गया है कि आसन और प्राणायाम। ठीक है, एक है आसन और एक है प्राणायाम, इसको हमें परिभाषित करना आखिर ये होता क्या है। तो देखते हैं भाई आखिर ये क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे आसन। तो आसन क्या है? आसन जो है वो योग की विभिन्न मुद्राएं, यानी कि जो आप योग करते हैं उसी की बहुत सारी मुद्राएं। अब इतने में तो आपको एक मार्क्स मिलेगा नहीं, तो आपको किसी और व्यक्ति के अनुसार लिखना होगा। जैसे कि मैंने लिखा है पंतजलि, तो पंतजलि के अनुसार आसन जो है वो स्थिर सुख आसनम। स्थिर सुख आसन का मतलब क्या है? लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति। कैसी? लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्राण और दूसरा है आयाम। प्राण का अर्थ हो जाएगा जीवन ऊर्जा और आयाम का अर्थ हो जाएगा नियंत्रण। तो श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम कहलाता है। तो आसन क्या है? योग की विभिन्न मुद्राएं, और प्राणायाम क्या है? श्वास पर नियंत्रण, यही प्राणायाम कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला भी, समझ गए होंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है? आसन का वर्गीकरण। अभी हमने देखा आसन प्राणायाम है क्या है, अब इसका वर्गीकरण समझिए कि आसन जो है इसका वर्गीकरण क्या है। तो आसन 3 तरह के होते हैं, एक होता है ध्यानात्मक, एक विश्रामात्मक और एक होता है समर्थनात्मक। तो सबसे पहले ध्यान वाले समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान वाले में कैसे होंगे? ये सिंपल सी बात है, ध्यानात्मक जो आसन है वो शांत वातावरण में स्थित है, फिर किए जाते होंगे, और ये किस लिए होंगे? व्यक्ति के ध्यान की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए। अब कौन कौन से आसन है? पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, गोमुखासन हो गया। उसके बाद है विश्रामात्मक आसन। ये क्या होते हैं? तो देखो ये ऐसे आसन होते हैं जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक थकावट उसकी दूर करता है और उन्हें एक तरह से पूर्ण विश्राम भी मिलता है इन आसनों के जरिए। कौन कौन से आसन है? संसाक्षण है, श्वासन है और मकरासन। फिर आ जाते हैं संवर्धनात्मक आसन। ये क्या होते हैं? ये शरीर के विकास के लिए काफी लाभदायक होते हैं। ठीक है, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा के संबंध होते हैं। कौन कौन से आसन है? सिंहासन है, हालासन है और मयूरसन है। तो समझ गए आप सभी। आसन का वर्गीकरण जो है वो आपको इस तरह से कर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे पूछा गया है मनोविज्ञान से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसको लिखिए, यानी कि मनोविज्ञान है क्या, इसकी अवधारणा लिखिए। तो बेसिकली देखो मनोविज्ञान जो है उसको व्यवहार के विज्ञानों के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे? व्यवहार, किसके? व्यवहार के विज्ञान। अब ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, जैसे कि प्लेटो कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो एक आत्मा का विज्ञान है। ई वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। तो वो कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो मानवीय व्यवहार और इससे संबंधित सभी विज्ञान है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने जो अपनी अलग अलग अवधारणाएं दी हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। प्लेटो के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ई वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है।
प्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार और इनसे संबंधी विज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखिए बच्चों हमसे पूछा गया है साहसिक खेलों के उद्देश्य क्या होते हैं। तो बेसिकली साहसिक खेलों के 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है प्रकृति के साथ जोड़ना। अब इसका क्या तात्पर्य है तो इसे समझिए। देखो अधिकतर खेलों में क्या होता है कि आउटडोर क्रियाकलाप शामिल है, यानी कि जब आप अपने निवास स्थान को छोड़ के जाते हैं किसी पर्टिकुलर दूसरे एरिया में, जो कि प्रतिभागियों को प्रकृति के साथ जोड़ने का अनुभव प्राप्त करने का सुअवसर देते हैं। प्रतिभागी जो होते हैं वो प्रकृति के नजदीक आते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ाव प्राकृतिक वातावरण का अनुभव प्रदान करता है। यानी कि प्रकृति के साथ जुड़ने से हमारा तात्पर्य क्या हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो आउटडोर क्रियाकलाप करता है अपने घर से निकल कर जो प्रकृति के साथ जुड़ता है और वो प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करता है, तो इस तरह से वो प्रकृति के साथ जुड़ जाता है। फिर आता है अतिरिक्त ऊर्जा का उचित प्रयोग। यहाँ पे मतलब क्या है, जब हम कोई साहसिक खेल करते हैं तो साहसिक खेल प्रतिभागी जो होते हैं, जो एक तरह से जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो लोग होते हैं, उनकी अतिरिक्त ऊर्जा तथा उत्साह को एक सकारात्मक तथा स्वास्थ्य दिशा प्रदान करते हैं। यानी कि उनके शरीर में जो एक अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जो उत्साह होती है, वो जब साहसिक खेल होते हैं तो क्या होता है, उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा उसका सही से वो उचित उपयोग करते हैं, जिससे वे अपना सर्वांगीण विकास करने में सफल हो सकते हैं। फिर आता है एकाग्रता विकसित करना। कोई भी साहसिक खेल बिना एकाग्र किए हुए नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी साहसिक खेल जो है, अगर आपको उसे अच्छे से खेलना है तो आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो उसी पे लगाना होगा। ठीक है, साहसिक खेलों में भाग लेकर एक व्यक्ति में अनुभवों की श्रृंखला को आत्मसात करने की योग्यता आती है। इस प्रकार व्यक्ति के ध्यान केंद्रित करने की योग्यता बढ़ती है, जिससे उसकी एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती है और उसका खेल प्रदर्शन काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो साहसिक खेलों के उद्देश्य क्या क्या हो गए? प्रकृति के साथ में जोड़ना, अतिरिक्त ऊर्जा का उचित उपयोग करना और एकाग्रता को विकसित करना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं एकीकृत व समग्र शिक्षा। ठीक है, एक है एकीकृत और एक है समग्र शिक्षा। तो हमें क्या करना है, एकीकृत और समग्र शिक्षा के जो सिद्धांत है हमें उसकी व्याख्या करनी है। देखते हैं हमारे सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है, यह शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उप विषयों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि एकीकृत, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो या एकीकृत हो, ये जो है वो शारीरिक शिक्षा के जो विभिन्न उप विषय हैं उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर होनी चाहिए। यह सभी व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। इसमें जो है वो वर्तमान, यानी कि अभी वर्तमान में क्या आवश्यकता है और समाज में इसकी क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, उसके लिए इसको निपटने में सक्षम होना चाहिए। इसे पुष्टि सुयोग्यता को विकसित करने योग्य, यानी कि ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उनमें पुष्टि और सुयोग्यता को विकसित करने योग्य ये सभी होने चाहिए। इससे व्यक्तियों का सामाजिक व भावनात्मक विकास को सीखने के योग्य होना चाहिए। इसे शारीरिक शिक्षा की व्यापक एवं गहरी जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए। तो समझ गए आप सभी कि एकीकृत और समग्र शिक्षा जो है इसके सिद्धांत किस किस तरह के होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखिए इसमें हमसे पूछा गया है खेल प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो आखिर खेल प्रशिक्षण जो है इससे हमारा तात्पर्य क्या है। तो देखो, उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया है। यह सारी प्रक्रिया के द्वारा व खेल प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ी के खेल स्तर में सुधार लाते हैं। तो खेल प्रशिक्षण क्या हो जाएगा, खेल प्रशिक्षण जो है वो उच्चतर प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की जटिल प्रक्रिया है, जिसमें वे खेल प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ियों का जो खेल का स्तर है उसमें सुधार लाते हैं। अब मैथ्यू के अनुसार, मैथ्यू कहते हैं कि खेल प्रशिक्षण जो है वो किसी खिलाड़ी की तैयारी का एक मूल रूप होता है। मार्टिन क्या कहते हैं, मार्टिन कहते हैं कि यह लक्ष्यों की प्राप्ति की एक नियंत्रित और योजनाबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें मांसपेशीय प्रदर्शन और व्यवहार में परिवर्तन संतोष तरीकों और संगठन के द्वारा किया जा सकता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो अवधारणा दी है वो भी मैंने आपको बता दी है। खेल प्रशिक्षण क्या होता है मैथ्यू के अनुसार और मार्टिन के अनुसार ये क्या चीजें है वो भी यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ गई होंगे। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13 की तरफ। 13 में हमसे पूछा गया बच्चों ब्लड डोपिंग क्या होती है। ठीक है, तो ब्लड डोपिंग जो है पहले उसे समझेंगे, फिर इसके दो प्रकार होते हैं। तो ब्लड डोपिंग देखिए क्या होती है।
ब्लड डोपिंग जो है वो लाल रक्त कणिकाओं, ब्लड यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या में वृद्धि करने की एक विधि होती है जो कि गलत एवं प्रतिबंधित पदार्थों की प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि ब्लड डोपिंग क्या होगी? ब्लड डोपिंग जो है वो किसी एक व्यक्ति के अंदर लाल रक्त जो कणिकाएं हैं उनकी संख्या को वृद्धि करने की एक विधि है जो कि गलत तरीके से और प्रतिबंधित जो तरीके हैं उनसे की जाती है। फिर आती है एक ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग और एक है होमोलोगस ब्लड डोपिंग। तो ऑटोलोगस क्या होती है? इसमें खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले यानी कि कुछ वीक पहले, मान लीजिए 3 से 4 वीक पहले जो खिलाड़ी होता है उसके शरीर में अतिरिक्त यानी कि कुछ रक्त जो है चढ़ा दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। उसके बाद आ जाता है होमोलोगस। तो होमोलोगस क्या होता है कि जब एक व्यक्ति के शरीर में ताजा रक्त लेकर सीधा, यानी कि जब प्रतियोगिता होने जा रही है तो उसी में ताजा रक्त लेकर सीधा खिलाड़ी के खून में चढ़ा दिया जाता है, तो इसे होमोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी कहते हैं, इसकी संख्या में बढ़ोतरी करके मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहचान की क्षमता को वृद्धि कर देती है। इस प्रकार मांसपेशियों की सहन क्षमता भी बढ़ जाती है, जो कई प्रकार से मांसपेशियों की सहन क्षमता बढ़ाती है और फिर खेल प्रदर्शन को एवं उसकी जो क्षमता है व्यक्ति की, एथलीट की जो क्षमता है उसको और बढ़ा देती है, जिससे उसका खेल प्रदर्शन और अच्छा हो जाता है। तो ब्लड डोपिंग क्या होती है? ब्लड डोपिंग के अंदर दो टाइप्स होते हैं, जो दो विधियां होती है, ऑटोलोगस और होमोलोगस। ये क्या होता है ये भी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमसे पूछा गया है पैरालंपिक्स क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो देखिए आपके 3 हो गए, एक तो विशेष ओलंपिक भारत और डेफलिंपिक्स, एक है पैरालंपिक्स। इन तीनों में से एक तो जरूर आएगा। तो पैरालंपिक्स क्या है और इसके उद्देश्य लिखिए। तो सबसे पहले पैरालंपिक्स समझिए क्या है। यह खेल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित ओलंपिक खेल, यानी कि ऐसे बच्चे जो विकलांग हैं शारीरिक रूप से, उनके लिए आयोजित ओलंपिक खेल होते हैं। सर्वप्रथम पैरालंपिक्स जो है वो 1960 में शुरू किए गए थे और इनका जो मुख्यालय था वो था बोन में, जो कि कहां पर स्थित है? जर्मनी में। इनके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है कि खेलों के अवसर और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, सभी स्तरों और सभी खेल संरचनाओं में गंभीर दिव्यांगता वाले जो एथलीट हैं उनके लिए उचित अवसर को विकसित करना, प्रत्येक पैरालंपिक्स खेल के आत्मसम्मान को राष्ट्रीय खेल आंदोलन के रूप में बढ़ावा दिया जाए और निष्पक्ष खेल भावना पर बल देना। ठीक है, तो क्या है पैरालंपिक्स और इसके क्या क्या उद्देश्य है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे इजीली समझा दिया। उद्देश्य जो है वो काफी सिंपल से क्या क्या है कि अवसर और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, सभी स्तर पर जो खेल संरचना है दिव्यांगता वाले एथलीट है उनको उचित अवसर दिया जाए, पैरालंपिक्स खेल जो है उनके आत्मसम्मान को राष्ट्रीय खेल आत्मसम्मान के रूप में बढ़ाया जाए और निष्पक्ष खेल भावना पर बल दिया जाए। सिंपल सा है। सबसे आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे आखिरी प्रश्न है योग के महत्व को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये चैप्टर नंबर 5 का है। योग के महत्व को समझाइए। तो सबसे पहले समझिए योग क्या है। तो योग में शारीरिक व मानसिक व्यायाम होते हैं जिनसे हमारे शरीर को लाभ होता है। तो योग क्या है? शारीरिक और मानसिक व्यायाम है जिनसे हमारे शरीर को लाभ होता है। अब इसके महत्व देखिए, तो योग के द्वारा जो हमारा शरीर है वो तंदुरुस्त यानी कि हट्टा कट्टा होता है। हमारे हृदय की और जो फेफड़े होते हैं इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से हमारा जो शरीर है वो रोग मुक्त हो जाता है। शरीर की जो शक्ति है, जो चपलता है और जो लोच है उसका समन्वय बढ़ जाता है। थकान को दूर करने में ये सहायक होता है। स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है। शारीरिक ढांचे में सुधार भी लाता है। तो योग के ये सारे महत्व हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। शरीर को तंदुरुस्त रखता है, हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। नियमित अभ्यास से हमारा शरीर जो बीमारियों से खत्म हो सकता है, मतलब जो बीमारी है वो हमारे शरीर में नहीं होंगे। हमारे शरीर की ताकत भी बढ़ेगी, लोच भी और समन्वय भी बढ़ता है। हमारे शरीर की थकान भी दूर होती है। हमारी जो याद करने की शक्ति वो भी बढ़ती है और हमारा शारीरिक ढांचा जो है वो उसमें भी सुधार आ जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं योग के महत्व। अब मैं सभी क्वेश्चन आंसर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, स्पेशल ओलंपिक भारत की शुरुआत और उद्देश्य लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, पैराग्लाइडिंग किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, रॉक क्लाइंबिंग किसे कहते हैं और कैंपिंग किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, खेल मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो प्रदर्शन में सुधार, प्रेरणा और प्रतिक्रिया, अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में कैसे सहायक होता है। डोपिंग की अवधारणा लिखिए। डेफलिंपिक्स की शुरुआत कैसे हुई और इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। आसन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, आसन का वर्गीकरण, ध्यानात्मक आसन क्या है, विश्रामात्मक आसन क्या है और संबंधनात्मक आसन क्या होते हैं। उसके बाद है मनोविज्ञान से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो क्या क्या होती हैं। साहसिक खेलों के क्या उद्देश्य होते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ना,
अतिरिक्त ऊर्जा का उचित प्रयोग करना, एकाग्रता को विकसित करना, एकीकृत व समग्र शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, खेल प्रशिक्षण के खेल प्रशिक्षण जो है इससे क्या अभिप्राय है, मैथ्यू मार्टिन के अनुसार क्या है, ब्लड डोपिंग किसे कहते हैं, तो ब्लड डोपिंग की अवधारणा क्या है, ऑटोलॉगस ब्लड डोपिंग क्या है, होमोलॉगस ब्लड डोपिंग क्या है, उसके बाद पैरालंपिक्स क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, देन सबसे आखिरी में जो योग है और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर और भी मिलने वाली हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।